अध्याय 168 सहायता। छोटे भाई, मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तुम सचमुच हमारे जीवनदाता हो। पिछली घटना के बारे में मैंने जो गलत समझा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे। अगर हम फिर मिले तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से खाना खिलाऊंगा। अध्यक्ष शरत आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए रोहित के हाथ पकड़कर। मैंने तो पहले तुम पर संदेह भी किया, मुझे बहुत शर्म आ रही है। यह मेरी तरफ से तुम्हें व्यक्तिगत हर्जाना है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे मुस्कान के साथ स्वीकार करोगे। पासवर्ड कार्ड पर लिखा है। अध्यक्ष खुर्शीद तो और भी सीधे थे, उन्होंने धन्यवाद व्यक्त करने के लिए रोहित की जेब में एक कार्ड डाल दिया। मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद ये दोनों व्यवसाय अपने व्यापारिक नुकसान को भूल चुके थे और केवल खुशी और कृतज्ञता से भरे थे। रोहित क्या माहिर व्यक्ति है। उनके मन में बस यही विचार था। उन्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते देखकर रोहित के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। सौभाग्य से उन्हें सच्चाई नहीं पता थी। अगर पता होती तो वे शायद अभी चाकू लेकर उसे दौड़ाने के लिए कूद रहे होते। काफी मशक्कत के बाद दोनों अध्यक्षों ने अपने विजिटिंग कार्ड छोड़ दिए। इतनी उत्साहपूर्ण धन्यवाद को सहन न कर पाने पर रोहित ने भी अपना फ़ोन नंबर छोड़ दिया और अंत में उन्हें जाते हुए देखा। अंधेरे में रहना ही ठीक है। रोहित ने अपनी जेब में पड़े कार्ड को देखा। इसमें कम से कम कुछ लाख तो ज़रूर होंगे। ऐसे मालिकों से उदारता की उम्मीद की जानी चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। खुशी महसूस करते हुए वह बिक्री कार्यालय लौट आया। सारा काम हो गया है। रोहित ने अनुबंध मेज पर रखा। अब यह आवासीय परिसर पूरी तरह से चाचा श्रवण का है। श्रवण, जो बिक्री कार्यालय में जवाब का इंतजार कर रहे थे, ये देखकर रोमांचित हो उठे। उन्होंने सोचा था कि ऐसा कारनामा करना असंभव होगा, फिर भी रोहित ने आसानी से हस्तांतरण अनुबंध प्राप्त कर लिया था। मैं तुरंत एक नया हस्तांतरण अनुबंध तैयार करूंगा जिसमें कुछ संपत्तियां तुम्हारे नाम कर दी जाएंगी, श्रवण ने कहा। रोहित मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चाचा श्रवण मुझसे ज्यादा व्यापार के बारे में जानते हैं। मुझे केवल अंतिम मुनाफे में दिलचस्पी है। संपत्तियों को मेरे नाम पर स्थानांतरित करना बेकार है क्योंकि मैं यहाँ बैठकर उन्हें बेच नहीं सकता। इसलिए इस झंझट में न पड़ें। बस मेरे लिए कुछ इमारतें, कुछ विला छोड़ दें और बाकी सब अपने हाथों में रखें। इसमें कोई समस्या नहीं है। मुनाफा साझाकरण भी वही रहेगा, श्रवण ने सिर हिलाया। हालांकि क्या आप मेरे कमाए हुए पैसे का भुगतान मुझे सोने में कर सकते हैं? रोहित ने पूछा। श्रवण हंसे। तुम्हारी सोने में काफ़ी दिलचस्पी लगती है। हाल ही में कीमतें वास्तव में तेजी से बढ़ी हैं। पैसे को सोने में बदलना एक घाटे का सौदा हो सकता है। अगर सोने की कीमत गिरती है तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। कोई बात नहीं, मेरे पास कितना भी पैसा हो वह मेरे किसी काम का नहीं है। सोना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रोहित ने कहा। मुझे ये भी लगता है कि सोने की कीमत बढ़ती रहेगी। चाचा श्रवण, आप भी अपने अतिरिक्त धन को सोने में बदलने पर विचार कर सकते हैं। ये भविष्य में नुकसान नहीं होगा। मैं एक व्यवसायी हूँ, मेरी पूंजी को परिसंचरण में लगाना होगा। इसे सोने में बदलकर बस यूं ही पड़ा रहने देना सबसे खराब निवेश है, श्रवण ने मना करते हुए सिर हिलाया। ये देखकर रोहित ने और ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिर श्रवण की संपत्ति विशाल थी, सोना न खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, बस थोड़ा कम मुनाफा होगा। अब जबकि अनुबंध का मामला सुलझ गया है, केशव की स्थिति का क्या? आप इसे कैसे संभालेंगे भाई रोहित? श्रवण ने अपना संबोधन एक अधिक स्नेहपूर्ण में बदल दिया। रोहित को भाई रोहित कहकर बुलाया। पिताजी, क्या आपको मैं याद भी हूँ? मुझे लगा कि शायद मैं गोद लिया हुआ हूँ, ये देखते हुए कि आप दोपहर भर व्यवसाय की चर्चा कर रहे हैं और मेरे वर्तमान संकट के बारे में जरा भी नहीं सोचा। अभी भी मैं भूतों से परेशान हूँ। मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद आप चाची सविता के साथ एक और बच्चा पैदा कर सकें? केशव ने अपना फ़ोन नीचे रखा और नाराजगी से कहा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ? श्रवण ने अजीब तरह से खांसा। वह वास्तव में भूल गए थे क्योंकि वह बहुत व्यस्त थे। अब थोड़ी देर हो रही है और मुझे भूत के दिखने के स्रोत का पता लगाने के लिए पूरे परिसर की जांच करने की ज़रूरत है। मुझे डर है कि अब उसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। हम कल से शुरू करेंगे। इस बीच
बस केशव को किसी भी दर्पण और परावर्तक वस्तुओं से दूर रखें और कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यही बात बाकी सभी पर भी लागू होती है, रोहित ने कहा। क्या आप निश्चित हैं कि कुछ नहीं होगा? श्रवण ने पूछा। रोहित ने कहा, 1 सप्ताह से ज्यादा समय से कुछ नहीं हुआ है और आज भी निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। घबराओ मत, मैं इसे संभाल लूंगा। आखिरकार मैं अभी भी यहीं रहने की योजना बना रहा हूं। ठीक है, बिक्री कार्यालय खरीदने के लिए 50 लाख मेरे मुनाफे में से काट लें। आज मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि चाचा श्रवण बिक्री कर्मचारियों और कुछ सामानों को यहां से बाहर निकालने की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि यह अब से मेरा घर होगा। श्रवण मुस्कुराए और कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि कीमत थोड़ी ज्यादा है। बिक्री कार्यालय वास्तव में एक अच्छी खोज है। सजावट में बहुत मेहनत की गई थी। चूंकि यह तुम्हारी पहली यात्रा है तो तुम शायद बिक्री कार्यालय के विन्यास से ज्यादा परिचित नहीं होगे, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में इसका परिचय देता हूं। बिक्री कार्यालय की पहली मंजिल हॉल है, जहां पहले कर्मचारी काम करते थे। एक बार जब कर्मचारी बाहर चले जाते हैं तो तुम इसे बैठक कक्ष के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी मंजिल एक आराम क्षेत्र है जिसमें एक जिम, एक बिलियर्ड्स रूम और एक स्विमिंग पूल है। तीसरी मंजिल पर एक लाउंज, चाय बैठने की जगह और एक छोटा बार है। मेरा कार्यालय और एक और आराम क्षेत्र चौथी मंजिल पर हैं। पांचवी मंजिल फिलहाल खाली है, लेकिन तुम अपनी इच्छानुसार इसे व्यवस्थित कर सकते हो। ये देखते हुए कि किसी को निर्माण स्थल पर लंबे समय तक रहना होगा, बिक्री कार्यालय को हर आवश्यक चीज से सुसज्जित किया गया था। तुम बस शिफ्ट कर सकते हो और रह सकते हो। बस इतना है कि कमरे कम हैं। चौथी मंजिल पर 5 मेहमान कमरे और मेरा मास्टर बेडरूम। उन्होंने उत्साहपूर्वक रोहित को पूरी व्यवस्था समझाई। ये कमरे काफ़ी हैं, रोहित ने सिर हिलाया। लेकिन चाचा श्रवण से इसे स्वीकार करते हुए मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि वह इससे काफ़ी जुड़े हुए लगते हैं। बारीक व्यवस्था स्पष्ट रूप से श्रवण के इसके प्रति महान स्नेह को दर्शाती थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, एक बिक्री कार्यालय कुछ भी नहीं है। इसके अलावा तुम इसके लिए भुगतान कर रहे हो। परिसर में इतने सारे घर हैं, मेरे लिए एक नया बिक्री कार्यालय स्थापित करना मिनटों का काम है। लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम केशव के मुद्दे पर विशेष ध्यान दो, श्रवण ने गंभीरता से कहा, जैसे उन्हें कोई चिंता न हो। रोहित ने जवाब दिया, निश्चित रहें चाचा श्रवण, मैं केशव के मुद्दे को हल कर दूंगा। हालांकि शहर में मेरे कुछ काम हैं और मुझे वहां यात्रा करने की ज़रूरत है। केशव को कल यहीं मेरा इंतज़ार करने के लिए कहें और फिर हम कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ भाई रोहित, श्रवण ने कहा। चाचा श्रवण, आपने ही मेहनत की है, रोहित ने जवाब दिया। रोहित मुस्कुराया और फिर केशव की ओर देखा, सावधान रहना। केशव ने कहा, किस बात का सावधान? मैं जाने की योजना नहीं बना रहा हूं, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। या शायद मुझे तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करना चाहिए और हम बिस्तर साझा कर सकते हैं। तुम्हारा मर जाना बेहतर होगा। हालांकि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगर भूत सफल होता है तो उसमें क्या अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम समस्या की जड़ हो, इसलिए सबसे अच्छी स्थिति यह है कि तुम उस भूत के द्वारा परेशान न हो, रोहित ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया, केशव ने ईमानदारी से जवाब दिया, सिर हिलाते हुए। तो मैं चलता हूँ। रोहित नहीं रुका और कार चलाकर परिसर से बाहर निकल गया, शहर की ओर वापस गया। उसे अभी भी आलिया के अपार्टमेंट से अपना सोना हटाना था और यह भी जांचने की जरूरत थी कि रोज बार में अलौकिक घटना कितनी बढ़ गई है। भले ही वह शामिल न हो, फिर भी सूचित रहना आवश्यक था। बैंस को तेजी से राजमार्ग पर चलाते हुए उसे शहर में प्रवेश करने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसी क्षण रोहित ने जयपुर शहर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को चक्कर लगाते हुए देखा, जो किसी भी समय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार था। एक हेलीकॉप्टर? क्या ऐसा हो सकता है कि अंकुश ने समर्थन के लिए अन्य स्थानों से अतिरिक्त भूत नियंत्रकों को बुलाया हो? रोहित ने माथे पर बल डालते हुए सोचा। यह अत्यधिक संभावित था, क्योंकि इसका कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। अंकुश के भूत द्वार खटखटाने वाले मामले में फंसे होने और सहायता से इनकार करने के कारण अंकुश के पास एकमात्र विकल्प कहीं और से सहायता के लिए बुलाना था। और समर्थन का सबसे तेज माध्यम स्वाभाविक रूप से एक हेलीकॉप्टर होगा। अगर वे आते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर मैं
जो दो भूतों को नियंत्रित करता हूँ, दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत का सामना करने की हिम्मत नहीं करता, तो अन्य भूत नियंत्रक भी बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे। रोहित ने सोचा, अपनी नज़रें हटा लीं और स्टीयरिंग को घुमाया, चक्कर लगाते हेलीकॉप्टर की दिशा से बचते हुए। वह शामिल नहीं होना चाहता था। इसके अलावा वह दूसरों की मौत के बजाय इस घटना में अंकुश की मौत को प्राथमिकता देगा। अध्याय 169 शर्तें और समझौते। शहर के मध्य भाग में लगातार अलौकिक घटनाएं हो रही थीं, जिसने रोहित के पिछले निर्णय को सही साबित कर दिया। जनसंख्या जितनी घनी, अलौकिक घटनाएं होने की संभावना उतनी ही अधिक। ये सिर्फ भूत द्वार खटखटाने वाला मामला नहीं था जिसे वह फैला सकता था। पिछली भूत शिशु की घटना भी शहर के मध्य भाग में दिखाई दी थी, साथ ही सिरहीन भूत छाया की घटना और वह भूत जिससे उसका सामना अपने घर में हुआ था। उन सोने को गुवानजियांग आवासीय परिसर में स्थानांतरित करने के बाद जितना संभव हो सके शहर के मध्य भाग से बचने की कोशिश करूंगा, रोहित ने मन ही मन सोचा। हालांकि जैसे ही उसने शहर के मध्य भाग में प्रवेश किया, भूत नियंत्रक का उपग्रह स्थितिकरण फोन फिर से बजा। रोहित ने यात्री सीट पर रखे फोन पर नजर डाली, एक पल के लिए झिझका, लेकिन जवाब देने का फैसला किया। मैं हूँ अरविंद। इस बार संचार की जिम्मेदारी पूनम की नहीं थी। कैप्टन अरविंद, क्या कुछ और है? रोहित ने पूछा। अरविंद का लहजा बहुत गंभीर था। तुम सही थे, भूत द्वार खटखटाने वाला मामला वास्तव में असाधारण है। मैंने समर्थन के लिए भेजे गए भूत नियंत्रकों से अभी अभी संपर्क खो दिया है और स्थिति बिगड़ती हुई लग रही है। शहर के केंद्र में कई सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। न केवल 2 भूत नियंत्रक फंसे हुए हैं, बल्कि कम से कम कई 100 नागरिक भी शामिल हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहित निःशब्द था। मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लोगों को मरने के लिए अंदर न भेजें, फिर भी वे चले गए। ये कैसी कमान की गड़बड़ी है? यदि आप किसी अलौकिक घटना को हल करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम ये सोचना चाहिए कि क्या आपके लोग इसे संभालने में सक्षम हैं। इससे मौतें हो सकती हैं। अब जब ये हो गया है, तो मुझे बुलाने का क्या फ़ायदा? रोहित ने पूछा। अरविंद ने कहा, यह मेरी कमान और व्यवस्था में एक गलती थी, और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे माफ़ी मत मांगो, उस भूत नियंत्रक के परिवार से माफ़ी मांगो जिसे तुमने भेजा था। तुम्हारी लापरवाह कमान ने एक भूत नियंत्रक की जान ले ली, रोहित ने कहा। मैं जानता हूँ, और मैं इसके लिए जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन यह अलौकिक घटना वास्तव में बहुत कुछ शामिल करती है। 2 भूत नियंत्रकों को खोना, एक शहर के केंद्र को बंद करना, और सैकड़ों लोगों को शामिल करना। ऐसी जिम्मेदारी के लिए मुझे 3 बार मौत की सज़ा दी जा सकती है, लेकिन मेरा अपना जीवन और मृत्यु तुच्छ है। जयपुर शहर के एक मूल निवासी के रूप में निश्चित रूप से आप भी नहीं चाहेंगे कि यह अलौकिक घटना विपत्ति में बदल जाए, अरविंद ने स्वीकार किया। रोहित ने भान सिकोड़ी और एक पल सोचने के बाद कहा, आपका हस्तक्षेप ही इस अलौकिक घटना को और जटिल बना देगा। मैं उस भूत को एक हद तक समझता हूँ, ये भूत क्षेत्र में सभी को मारने के बाद चला जाएगा। और भूत नियंत्रकों को भेजकर आप बस उस भूत के जयपुर शहर में रहने के समय को बढ़ा रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से क्षति बढ़ेगी। इसके अलावा मैं वास्तव में उस भूत के सामने शक्तिहीन हूँ, और यदि आप इसे समझ सकते तो आपको पता चलता। मैं समझता हूँ, लेकिन आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दूसरों को इस अलौकिक घटना से बचने के लिए नेतृत्व किया। यदि आप अपने सहपाठियों को भागने के लिए नेतृत्व कर सकते थे, तो आपको दूसरों को भी बाहर निकालने में सक्षम होना चाहिए। मैं आपसे घटना को हल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस उन लोगों को बचाने के लिए कह रहा हूँ, भले ही वह केवल एक भूत नियंत्रक ही क्यों न हो, अरविंद ने ईमानदारी से कहा। वह अब अलौकिक घटना को हल नहीं करना चाहता था, बल्कि नुकसान को कम करना चाहता था। लोगों को बचाना। रोहित ने एक पल के लिए सोचा। हालांकि वह भूत क्षेत्र का उपयोग करके लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल सकता था, फिर भी जल्दबाजी में प्रवेश करने में खतरे का एक स्तर था। लेकिन जैसे ही वह सोच रहा था, उसका व्यक्तिगत फ़ोन बज उठा। रुको, मुझे एक और कॉल लेनी है, रोहित ने कहा, इस अवसर का उपयोग थोड़ा और सोचने के लिए किया। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगा। रोहित ने उपग्रह स्थितिकरण फ़ोन को नीचे रखा और अपना व्यक्तिगत फ़ोन उठाया। आलिया। क्या हुआ? आलिया की आवाज़ तनावपूर्ण थी। रोहित, क्या ये वास्तव में तुम हो? मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, रोहित ने कहा। आलिया की आवाज़ में हिचकियाँ थीं। मैं जयपुर शहर में खो गई लगती हूँ।
शहर वीरान है, चारों ओर सब कुछ घोर अंधकार में है। सड़क पर केवल मेरी कार है। पहले अभी भी दिन था, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी भूत से टकरा गई हूँ। तुम किस सड़क पर खो गई? रोहित ने पूछा। शेंगली रोड। क्या पास में रोज बार है? हाँ हाँ, ये सही है। मैं अभी अभी एक बार के पास से गुजरी थी, लेकिन उसमें से अजीब चीखें आ रही थीं और मैं इतनी डर गई थी कि दूर जाने के लिए मैंने लाल बत्ती पार कर दी। लेकिन मैं जितना आगे ड्राइव करती गई उतनी ही कम कारें थीं और मेरे चारों ओर सभी यातायात बत्तियां बुझ गईं। आलिया ने सिसकती हुई आवाज में आगे कहा, मैं मरना नहीं चाहती, क्या तुम आकर मुझे बचा सकते हो? मैं बहुत आज्ञाकारी रहूंगी, कृपया मुझे छोड़ो मत, मुझे किसी भी चीज से ज्यादा भूतों से डर लगता है। तुम भी कमाल हो, जयपुर शहर की सभी सड़कों में से उसी सड़क पर ड्राइव करना चुना। ड्राइव करती रहो और चलती रहो, अब से मेरे नंबर को छोड़कर किसी भी कॉल का जवाब मत देना। मैं कुछ सोचता हूँ, रोहित ने कहा। तुम मुझे बचाने आओगे, है ना? मैंने पहले एक समझौता किया है, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ और तुम मेरी सुरक्षा करते हो। कृपया मैं विनती करती हूँ, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रोहित ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, प्यार करती हूँ, बहुत प्यारी। आलिया की आवाज़ कांप गई। महिलाएं। रोहित ने कुछ चिड़चिड़ाते हुए फ़ोन काट दिया, उसका भाव बदल गया। अप्रत्याशित रूप से आलिया भी शहर के केंद्र से गाड़ी चलाते समय घटना में फंस गई थी, जो उसके लिए एक वास्तविक परेशानी थी। शर्त की तलाश। इस घटना का समय बुरा नहीं है, लेकिन स्थान भयानक है। शहर के केंद्र से बहुत यातायात गुजरता है। कोई आश्चर्य नहीं कि अरविंद ने कहा कि प्रभाव महत्वपूर्ण है और शामिल कई सौ लोग अभी भी एक कम अनुमान हो सकते हैं। आलिया को छोड़ना वास्तव में गैर जिम्मेदाराना होगा। आखिरकार मैंने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया था और पिछले कुछ दिनों में उसने वास्तव में मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में श्रवण के साथ व्यापारिक सौदों में मुझे आलिया की मदद की ज़रूरत होगी। रोहित ने अपने विकल्पों को तौला और तुरंत उपग्रह स्थितिकरण फ़ोन को फिर से उठाया। अरविंद। मैं हूँ। तुमने कैसे विचार किया? अरविंद ने तुरंत जवाब दिया, जैसे वह संचार यंत्र के ठीक बगल में ही था। मैं लोगों को बचाने के लिए जा सकता हूं, लेकिन सिर्फ उन्हें बचाने के लिए। जहां तक मैं कितने लोगों को बाहर ला सकता हूं या क्या मैं निश्चित रूप से किसी भूत नियंत्रक को ला सकता हूं, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, रोहित ने कहा। मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूं, अरविंद ने कहा, उसकी आवाज में उत्साह का पुट था। रोहित ने कहा, अभी ज्यादा उत्साहित मत हो। मैं अभी प्रभारी व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए इस मिशन को केवल एक व्यक्तिगत अनुरोध माना जा सकता है। यही कारण है कि मेरी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? तुम उनका उल्लेख कर सकते हो, अरविंद ने कहा। मैं जयपुर शहर के प्रभारी व्यक्ति के अधिकार चाहता हूं, रोहित ने कहा। अरविंद एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कहा, अंकुश के इस घटना में बलिदान होने की बहुत संभावना है। तुम्हारे लिए जयपुर शहर के अगले प्रभारी के रूप में पदभार संभालना एक स्थिर स्थिति है, तो इस अनावश्यक कदम की परेशानी क्यों उठा रहे हो? मेरे अपने विचार हैं, रोहित ने कहा। वास्तव में उसके प्रस्ताव ने 2 परिचालन मार्जिन छोड़ दिए। लेकिन तुम्हारा अनुरोध अभूतपूर्व है। एक शहर का केवल एक प्रभारी व्यक्ति हो सकता है, तुम ये जानते हो। यदि किसी अन्य को नियुक्त किया जाता है तो इसके निश्चित रूप से कुछ परिणाम होंगे, अरविंद ने कहा। मैं इन मामलों को नहीं समझता। 10 मिनट, मुझे एक जवाब चाहिए। अगर यह संभव है तो मैं अभी लोगों को बचाने जाऊंगा। बस इतना ही, फोन रखता हूं, रोहित ने कहा और आगे बात किए बिना तुरंत फोन काट दिया। रोहित के फोन काटने के बाद कॉल सेंटर ऑपरेटर ने उपग्रह स्थिति को देखते हुए टिप्पणी की, वह वर्तमान में जयपुर शहर के मध्य भाग में है। कैप्टन, आप क्या सोचते हैं कि हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? कॉल सेंटर में पूनम ने उपग्रह स्थिति की जांच की और रोहित के स्थान की पुष्टि की। हम और क्या कर सकते हैं? मैं उच्चाधिकारियों से निर्देश लेने जाता हूं। यह एशियाई डिवीजन का मामला है और इसके लिए मुख्यालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यदि उच्चाधिकारी मंजूरी देते हैं तो मैं रोहित के अनुरोध पर सहमत हो सकता हूं, अन्यथा मैं शक्तिहीन हूं, अरविंद ने कठोर होते हुए कहा। उसने तुरंत अपना निजी फोन निकाला और कॉल किया। 5 मिनट के भीतर अरविंद को ऊपर से मंजूरी मिल गई। विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मैंने रोहित की प्रोफाइल देखी है और वह सभी पहलुओं में उत्कृष्ट है, खासकर हुआंगगांग गांव की घटना में उसका योगदान, जिसने अरूप गुप्ता के शोध को बहुत आगे बढ़ाया।
उसकी शर्त पर सहमति दी जा सकती है। आखिरकार एक अतिरिक्त भूत नियंत्रक होना एक अच्छी बात है। अंकुश का मानसिक स्थिति मूल्यांकन बहुत खराब है और रोहित बस इस अंतर को भर सकता है। एहतियाती उपाय पहले से तैयार करना भी संभव है। जवाब आया। यदि इस घटना में अंकुश का बलिदान हो जाता है तो क्या रोहित एक भूत नियंत्रक के रूप में रिक्ति को पूरी तरह से नहीं भरेगा? इसलिए इस मामले को मंजूरी दी जाती है। यह आदेश मिलने पर अरविंद कुछ हैरान था और तुरंत रोहित की पिछली शर्त पर सहमत हो गया। मैं समझता हूँ, मैं अब घटनास्थल की ओर गाड़ी चला रहा हूँ, रोहित ने भावहीनता से कहा और फोन काट दिया। अरविंद निश्चित रूप से सहमत होगा, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। बेशक रोहित को भी इस समय इस विशेषाधिकार की आवश्यकता थी। आखिरकार जयपुर शहर के प्रभारी व्यक्ति की पहचान कुछ समय पर काफी उपयोगी थी। भूत क्षेत्र में प्रवेश करना। वाहन ने यू टर्न लिया और सड़क पर तेज हो गया। उससे पहले रोहित ने अपनी कार में भंडारण डिब्बे से एक सुनहरे रंग का लंबा डिब्बा निकाला। उसने एक नज़र के लिए इसे खोला। एक गहरी लाल मोमबत्ती एक अशुभ आभा उत्सर्जित कर रही थी। सड़ी हुई लाशों की भी हल्की गंध थी। भूत मोमबत्ती, अरूप गुप्ता ने इसे यही नाम दिया था। जब तक भूत मोमबत्ती जलाई जाती थी और बुझती नहीं थी, तब तक व्यक्ति पूर्ण सुरक्षा में रहेगा। बस सुरक्षित रहने के लिए मुझे इसे लाना होगा, रोहित ने कहा। किसी भी विश्वास के बिना वह उस बूढ़े भूत का फिर से सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? कार रोको। आगे रोड ब्लॉक पर कई सुरक्षा कर्मियों ने कार को रोक दिया और उसे वापस मुड़ने और जाने का इशारा किया। रोहित जानता था कि आगे कुछ हुआ था, सड़क बंद थी। लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति समझाने के लिए कार से बाहर निकल पाता, सुरक्षा कर्मियों को ऊपर से एक आदेश मिला, इस कार को जाने दो। भ्रम के एक संकेत के साथ सुरक्षा कर्मियों ने लाइसेंस प्लेट की पुष्टि की और कहा, रोड ब्लॉक हटाओ, इस कार को जाने दो। ये तेज काम था। रोहित को एहसास हुआ कि यह अरविंद की व्यवस्था थी और तुरंत आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए सड़क तेजी से वीरान होती गई। चारों ओर सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे थे। जाहिर है आसपास के लोगों को उससे पहले ही निकाल लिया गया था। और जैसे ही उसने एक चौराहे को पार किया, सुरक्षा की उपस्थिति गायब हो गई और आगे की सड़क रोशनी से अंधेरे में बदल गई, एक अथाह अंधकार में डूब गई। भूत क्षेत्र अभी भी यहाँ है। रोहित की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अगर भूत क्षेत्र मौजूद था तो इसका मतलब था कि उसके अंदर के सभी लोग मरे नहीं थे, जीवित बचे थे। भूत मोमबत्ती, एक लाइटर और एक विशेष रूप से बनाई गई पिस्तौल तैयार करने के बाद उसने ध्यान दिया कि सोने की गोलियां ज्यादा नहीं बची थीं। वैसे भी उसने उन गोलियों के भूतों के खिलाफ प्रभावी होने की उम्मीद नहीं की थी, वे अधिक भयभीत करने वाली थीं। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया तो रोहित ने बिना किसी झिझक के एक्सीलरेटर दबाया और उस सड़क की ओर चला गया जो अंधेरी होती गई। अध्याय 170। जयपुर शहर का मध्य भाग। यहाँ का आसमान धुंधला था, रोशनी की कोई झलक नहीं थी। खामोशी ने आसपास सब कुछ ढक लिया था, जैसे पलक झपकते ही मानव गतिविधि के सभी निशान गायब हो गए हों। पूरा शहर किसी प्रेतवाधा की तरह हो गया था। समय बता रहा था कि शाम के 6 बजे थे, लेकिन गर्मी में 6 बजे तक रात नहीं गिरनी चाहिए थी और बाहर अभी भी उजाला होना चाहिए था। और फिर भी यहाँ अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ समाहित कर चुका था, यहाँ तक कि कोई अपने हाथ को भी सामने नहीं देख सकता था। रोहित की दृष्टि और आलिया की दुर्दशा। हालांकि इस अंधेरे का रोहित पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपनी भूत आंख खोली। घोर अंधेरे वाली दुनिया तुरंत लाल रोशनी की एक परत से घिर गई और आसपास का दृश्य उस आंख के भीतर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अंधेरा लोगों को बहुत प्रभावित करता है, लेकिन भूतों को नहीं। रोहित को पहले ही भूत आंख के कार्य की स्पष्ट समझ हो गई थी और वह इस भूत क्षेत्र में गाड़ी चला रहा था। सड़क पर एक 4 मिलियन से अधिक की कीमत वाली एक विलासिता वाली कार भी थी। कार पर एक अस्थायी लाइसेंस प्लेट लगी थी और वह नई खरीदी हुई लग रही थी, जिसे अभी अभी एक 4S स्टोर से पिकअप किया गया था। ड्राइवर गुलाबी पोशाक में एक महिला थी, जिसका रूप शुद्ध और सुंदर था। हालांकि कद छोटा था और कार में कुछ छोटी लग रही थी। स्कर्ट के नीचे उसके गोरे और पतले पैर उसे सड़क पर चलते समय ध्यान आकर्षित करने वाली सुंदरी बनाते थे। लेकिन इस समय अत्यधिक घबराहट के कारण वे मूल रूप से पतले पैर तने हुए थे, मांसपेशियां कसकर उभरी हुई थीं और नसों का पता चल रहा था। एक पैर से जूता फिसल गया था और वह एक्सीलरेटर पर जोर से दबा हुआ था, कार को रुकने नहीं दे रहा था।
तुम्हारे प्रेमी ने क्या कहा? क्या वह हमें बचाने आएगा? यात्री सीट पर बैठी एक महिला बिक्री सहयोगी ने पूछा, एक अनुबंध को कसकर पकड़े हुए। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। मुझे नहीं पता, आलिया ने कहा। जैसे जैसे वह गाड़ी चलाती गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर वह हमें बचाना चाहता है तो वह आएगा। पिछली बार रोहित ने उसे एक कार खरीदने के लिए 5 लाख दिए थे और आज वह इसे पिकअप करने गई थी। खुश और उत्साहित बिक्री सहयोगी को अपने साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के लिए लाई थी। किसे पता था कि वे जितना आगे ड्राइव करते गए उतना ही कुछ गलत महसूस होता गया। उनके चारों ओर का आसमान और भी अंधेरा होता गया। पहले कुछ लोग और कुछ कारें थीं, लेकिन अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा शहर वीरान था, जैसे वह एक वास्तविक भूत शहर बन गया हो। आलिया को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से रोहित को कॉल किया। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, बिक्री सहयोगी ने कहा। रोती हुई आवाज में आलिया ने कहा, हम एक भूत से टकरा गए हैं। रोहित के अलावा कोई भी हमें नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि यीशु भी नहीं। मैं पहले भी इस बदनसीब चीज का सामना कर चुकी हूँ, उसके बिना मैं कब की मर चुकी होती। इस बार भी वही है। मैं मरना नहीं चाहती, मेरी अच्छी जिंदगी अभी अभी शुरू हुई है। यहाँ भ्रमित होकर मरना बहुत घाटे का सौदा है। खुद को डराओ मत, ये वास्तव में प्रेतवाधित नहीं हो सकता है। बिक्री सहयोगी उतना डरी नहीं थी और अपने महत्वपूर्ण ग्राहक को आराम देने की भी कोशिश कर रही थी। अपने होंठ को काटते हुए आलिया की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने से कुछ पीली पड़ गई थीं। नहीं, ये प्रेतवाधित होना चाहिए, यह जरूर है। और इस बार स्थिति पिछली बार से अलग है, अन्यथा रोहित मुझे लेटने और हलचल न करने के लिए कहता और वह मुझे चलते रहने और न रुकने के लिए नहीं कहता। आलिया रुकने की हिम्मत नहीं कर रही थी, न ही वह बहुत तेज ड्राइव करने की हिम्मत कर रही थी। हेडलाइट केवल कुछ मीटर आगे ही रोशनी कर सकती थी। वह लगभग अंधेरे में ड्राइव कर रही थी, डर रही थी कि कहीं गलती से किसी विचित्र जगह पर ड्राइव न कर दे। डिंग 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 टिल्ड। अचानक कार के अंदर एक चेतावनी टोन बज उठी। डैशबोर्ड ने अचानक दिखाया कि यात्री साइड का दरवाज़ा खुला था। क्या है ये? आलिया की आंखें डर से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने बिक्री सहयोगी की सीट की ओर देखा। भूतिया हाथ। कार की खिड़की के बाहर घोर अंधकार था, लेकिन खिड़की पर प्रतिबिंबित एक छाया को धुंधले ढंग से देखा जा सकता था। एक धुंधली रूपरेखा प्रकट हो रही थी। कार कितनी भी तेज क्यों न चली जाए, वह उस आकृति को हटा नहीं सकती थी। कार के दरवाजे स्पष्ट रूप से बंद थे, लेकिन जैसा कि डैशबोर्ड पर दिखाया गया था, वे धीरे धीरे खुलने लगे। एक दरार दिखाई दी। बाहर से आने वाली ठंडी सांस उनके चेहरे पर लगी और गाड़ी के अंदर का तापमान तुरंत कई डिग्री गिर गया। एक कठोर पीला हाथ जिसमें रंग का कोई निशान नहीं था, धीरे धीरे थोड़े खुले दरवाजे से अंदर पहुंचा। यात्री सीट पर महिला सेल्सपर्सन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जल्दी करो, दरवाज़ा बंद करो, आलिया ने घबराकर चिल्लाया। महिला सेल्सपर्सन पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थी कि क्या हो रहा था, लेकिन सहज रूप से उसने दरवाज़ा पकड़ लिया क्योंकि उसने वास्तव में इसे अचानक खुलते हुए देखा था। एक पल में वह भयंकर पीला हाथ दरवाजे में फंस गया, तुरंत विकृत हो गया, मांस फट गया और एक सड़ने वाली गंध अंदर आने लगी। आर्टेल्ड, महिला सेल्सपर्सन जिसने अभी अभी दरवाज़ा पकड़ा था, हाथ को देखकर डर से चीख उठी। उसने अपने हाथ में पकड़े अनुबंध को एक तरफ फेंक दिया। उसका पूरा शरीर डर के मारे लगभग सिकुड़ गया। कार का दरवाज़ा अब पूरी तरह से खुला था। अंधेरा गाड़ी के अंदर गाड़ी काली स्याही की तरह घुस आया। कार के अंदर की बत्तियां अनियमित रूप से टिमटिमा रही थीं, जैसे कि कोई विद्युत दोष हो। महिला सेल्सपर्सन की चीखें अनंत थीं। आलिया ने अपने होंठ को जोर से काटा, खुद को आवाज़ निकालने से रोकने के लिए संघर्ष किया। उसका पैर अनजाने में एक्सीलरेटर पर गहरा दब गया। रोज बार के पास इस समय एक और राजमार्ग पर भूत क्षेत्र का दायरा बढ़ गया है, रोहित ने सड़क पर एक चमचमाती मर्सिडीज चलाते हुए कहा, लेकिन वह जल्द ही रुक गया। आगे की सड़क बंद थी। सभी वाहन चौराहे पर रुके हुए थे। सड़क के किनारे एक चिन्ह खड़ा था जिस पर लिखा था शेंगली रोड। उसका पेंट उखड़ रहा था और उस पर जंग लगा था। अगर रोहित पहले यहाँ नहीं आया होता तो शायद वह इस जगह को पहचान नहीं पाता। रोज बार। रोहित ने अपनी कार रोकी और एक तरफ देखा। एक जर्जर बार उसके सामने दिखाई दिया। उसका चिन्ह नीचे लटका हुआ था जिसमें रोज बार शब्द गिर गए थे। केवल भूत अक्षर हवा में लटक रहा था।
ऐंठन के साथ टिमटिमा रहा था और बार की दूसरी मंजिल पर टूटी हुई खिड़कियों से वह स्पष्ट रूप से एक निजी कमरे में लटका हुआ एक शव देख सकता था। थोड़ा झूलता हुआ, गर्दन एक रस्सी से कसकर बंधी हुई थी, उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। अपनी भूतिया दृष्टि के माध्यम से रोहित उस व्यक्ति के मुंह में एक सिगार भी देख सकता था। धुआं हल्का सा उठ रहा था। ये दर्शाता है कि वे ज्यादा देर से नहीं मरे थे। भूत अब यहाँ नहीं है। प्राथमिकता अब आलिया को ढूंढना है, दूसरों से पहले अपनों को बचाना है। रोहित ने जल्दी से अपनी नज़र हटाई। उसने गैस पर कदम रखा। वह सीधे फुटपाथ पर चला गया, जोर से चौराहे को दरकिनार करते हुए और अन्य जगहों पर आगे बढ़ता रहा। उसके चले जाने के कुछ देर बाद बार की दूसरी मंजिल पर लटका हुआ शव अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसके मुंह में सिगार एक लाल चमक के साथ भड़क उठा, जैसे कि किसी ने एक कश लिया हो। चीखें और हॉटपॉट। एक और सड़क पर ड्राइव करते समय रोहित ने अचानक एक चीख सुनी और उसी समय, जैसे किसी चीज से उत्तेजित हो गया हो, उसकी भूतिया दृष्टि अनियंत्रित रूप से एक दिशा की ओर मुड़ गई। एक हॉटपॉट रेस्तरां, और वह दूसरी मंजिल पर था। वहां एक भूत है। उसकी भूतिया दृष्टि से इस प्रतिक्रिया ने तुरंत रोहित को आगे की स्थिति समझा दी। लेकिन एक भूत की उपस्थिति का मतलब लोगों की उपस्थिति भी था। केवल लोग ही चीखते हैं। अध्याय 171 भूत मुख सुनीता। इस क्षण सड़क के किनारे एक हॉटपॉट रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर। जगह धुंधली थी, सभी बत्तियां बुझ चुकी थीं, केवल कभी कभार सेल फोन की रोशनी एक कोने में इकट्ठी हो रही थी। दबी हुई सिसकियां और धीमी बातचीत की आवाज़ें हल्की सुनाई दे रही थीं। दर्जनों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। वे इस घटना में फंसे जीवित बचे हुए लोग थे और कुछ घटनाओं के बाद उन्हें यह एहसास होने लगा था कि वे वास्तव में किस चीज़ का सामना कर रहे थे। डर लगभग उनके विवेक को नष्ट कर रहा था। वे पूरी तरह से टूट नहीं गए थे। इसका कारण एक व्यक्ति था, एक अंतर्राष्ट्रीय भूत सम्मानकर्ता। भीड़ के बाहर एक स्टूल पर एक लंबी महिला बैठी थी जो एक अंतर्राष्ट्रीय भूत सम्मानकर्ता की पेशेवर पोशाक पहने हुए थी। उसके बाल पोनीटेल में पीछे बंधे हुए थे, जो बहुत सक्षम दिख रही थी। उसका परिपक्व और उदासीन चेहरा गंभीरता और असहजता से भरा हुआ था। उसका नाम सुनीता था। वह एक और शहर से एक अंतर्राष्ट्रीय भूत सम्मानकर्ता थी, जो एक शहर की अलौकिक घटनाओं को संभालने के लिए जिम्मेदार थी। चूंकि वह जिस शहर की देखरेख करती थी उसकी आबादी बड़ी नहीं थी और अलौकिक घटनाएं शायद ही कभी होती थीं, उसकी सामान्य जिम्मेदारियां भारी नहीं थीं। इस बार जब भूत द्वार खटखटाने वाला मामला जयपुर शहर में सामने आया, तो उसे समर्थन प्रदान करने के लिए एशियाई शाखा द्वारा भेजा गया था। हालांकि यहाँ की स्थिति उसकी कल्पना से भी बदतर थी। भूत क्षेत्र में प्रवेश करने पर सुनीता ने महसूस किया कि चीजें गलत थीं। उसने फाइलों में उल्लेखित द्वार खटखटाने वाले भूत का सामना नहीं किया था, लेकिन यहाँ भूत दासों की बड़ी संख्या उसे कंपाने के लिए पर्याप्त थी। यह अब एक भूत का सामना करने का मामला नहीं था, बल्कि एक झुंड का था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि वे भूत क्षेत्र के गहरे अंदर थे। सुनीता अब निश्चित नहीं थी कि वह इन जीवित बचे लोगों को जीवित बाहर निकाल सकती है। वह केवल जितना संभव हो सके टिके रहने की कोशिश कर सकती थी, स्थिति के बदलने और ऊपर से सुदृढ़ीकरण के आने का इंतजार कर रही थी। इसलिए उसने दर्जनों जीवित बचे लोगों को इकट्ठा किया था और इस हॉटपॉट रेस्तरां में शरण ली थी। लेकिन तभी एक महिला की चीख ने तुरंत उसका चेहरा बदल दिया। शोर कौन कर रहा है? क्या मैंने तुम्हें पहले ही आदेश नहीं दिया है? कोई भी आपातकाल हो, चिल्लाना नहीं है, और यदि तुम जीना चाहते हो तो मेरे आदेशों का पालन करो। सुनीता परेशान होकर खड़ी हो गई और डांटने के लिए मुड़ी। वह थी जिसने चीख मारी, किसी ने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की ओर इशारा करते हुए बताया। महिला का चेहरा बहुत असुंदर था। वह कांप रही थी जैसे उसने कहा, नहीं नहीं, वह मैं नहीं थी, वह नहीं थी। अगर तुमने चीख मारी तो तुमने चीख मारी, इनकार क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, कारण क्या है? सुनीता ने पूछा। मैंने कहा है कि वह मैं नहीं थी, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, महिला ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। सुनीता की भान सिकुड़ गई। तुरंत बोलो अगर कोई समस्या है। ये असाधारण समय है और किसी भी असामान्य बात की सूचना मुझे दी जानी चाहिए। जिस जगह पर हम हैं वह बहुत खास है, जितनी तुम कल्पना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा जटिल। इस तरह का शोर अब अस्वीकार्य है और अगली बार नहीं होगी। अन्यथा मैं यहाँ सभी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती अगर कुछ गलत होता है।
क्या तुम एक भूत सम्मान करता नहीं हो? तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? महिला ने तिरस्कार किया। सुनीता का चेहरा अंधेरा हो गया, बोलने के लिए तैयार थी, लेकिन एक आवाज़ ने उसे तनाव में डाल दिया। पलट कर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। धड़ 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 टिल्ड। आगे अंधेरे से सीढ़ियां चढ़ने की स्पष्ट आवाज़ आई। हर कदम भारी, कठोर और एक सामान्य व्यक्ति के कदमों की हल्कापन और चपलता की कमी थी। सिर्फ इन पदचाप को सुनकर सुनीता बता सकती थी, यह एक चलती हुई लाश थी। शांति, सुनीता ने धीमी आवाज में कहा। वह जल्दी से हॉटपॉट रेस्तरां के कांच के दरवाजे तक गई, अपनी टॉर्च को सीढ़ी की ओर चमकाते हुए तेज रोशनी का उपयोग करके स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या ऊपर आ रहा था। अगर यह एक भूत दास था, तो सुनीता को विश्वास था कि वह इसे संभाल सकती है। नीचे से आने वाली पदचाप धीरे धीरे दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। सैन्य टॉर्च की तेज किरण के बावजूद जब तक वह सीढ़ी तक पहुंची, अंधेरे ने इसे एक मंद चमक तक कम कर दिया था। हालांकि वह अभी भी आगे क्या था यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल थी। कठोर, धड़धड़ाती पदचाप करीब आ रही थी। सुनीता का दिल कस गया। वह समझ गई, भूत ने उन्हें ढूंढ लिया था। वास्तव में सभी खतरों से बचने के लिए हॉटपॉट रेस्तरां में छिपने की उम्मीद करना भोलापन था, लेकिन यहाँ शरण लेना भी आवश्यकता से बाहर था। जीवित बचे हुए लोग बहुत अधिक थे। एक समूह के रूप में आगे बढ़ना उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के साथ खतरनाक होगा। हर कोई एक दायित्व था। बाहर भटकना और भी खतरनाक होगा। एक साथ रहना और कहीं छिपना बेहतर था। एक पल बाद मंद रोशनी में ढकी सीढ़ी पर अचानक एक सिर दिखाई दिया। सुनीता की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा सूखा हुआ था, झुर्रियां नालों की तरह गहरी थीं, आंखें खोखली, राख जैसी, जीवन की कोई चिंगारी नहीं थी, और उसकी बूढ़ी त्वचा लाश के धब्बों से ढकी हुई थी, जैसे वह दिनों से मर चुका हो। एक पुराने जमाने के काले पारंपरिक लंबे लबादे में लिपटा हुआ उसका लंबा पतला शरीर सीढ़ियां चढ़ रहा था। भारी पदचाप गूंज रही थी। इसके अलावा जैसे जैसे बूढ़ा आदमी करीब आया, टॉर्च की तेज रोशनी को पीछे धकेल दिया गया लगता था। एक अंधेरा धीरे धीरे घुस रहा था। आसपास प्रभावित हुआ, फर्श सड़ रहा था, दीवारें उखड़ रही थीं। ये भूत असाधारण है। सुनीता का दिल तुरंत ठंडा पड़ गया। एक भूत सम्मानकर्ता के रूप में अपने पूरे समय में उसने कभी ऐसा भयानक भूत नहीं देखा था। सिर्फ एक नज़र ने उसे एक दुर्स्वप्न में फंसे होने का एहसास दिया। बिना अनुमान लगाए सुनीता पहले से ही निश्चित थी कि यह अलौकिक घटना के पीछे का दोषी था, जिसका कोडनेम द्वार खटखटाने वाला भूत था। क्या करें? अब क्या करें? क्या हमें भागना चाहिए? सुनीता ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और तेजी से सोचना शुरू कर दिया। वह अभी भी अकेले बाहर निकल सकती थी, लेकिन उसके पीछे के दर्जनों जीवित बचे हुए लोग शायद पीछे छूट जाएंगे। हालांकि उसके सामने का बूढ़ा आदमी उसे सोचने का समय नहीं देगा। इस क्षण बूढ़ा आदमी पूरी तरह से दूसरी मंजिल पर चढ़ गया था और दुकान के अंदर की ओर सीधे जा रहा था। सुनीता और बूढ़े आदमी के बीच केवल 3 मीटर का अंतर होने के बावजूद बीच में केवल एक कांच का दरवाज़ा था। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसे इस भूत से निपटने में कोई आत्मविश्वास नहीं था, न ही उसे दृढ़ विश्वास था, और यहाँ उसका उद्देश्य अलौकिक घटना को हल करना नहीं था, बल्कि लोगों को बचाना था, नुकसान को कम करना था। उसने अविवेकपूर्ण ढंग से काम नहीं किया, बल्कि इसके बजाय धीरे धीरे पीछे हट गई। बूढ़ा आदमी कल्पना के अनुसार सीधे प्रवेश नहीं किया, इसके बजाय वह अजीब तरह से दरवाजे पर रुक गया। फिर उसने धीरे धीरे अपना कठोर और सूखा हाथ उठाया और कांच के दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर दिया। धड़ 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 टिल्ड। मंद, दमघोंटू, लगभग सांस रोक देने वाला। सुनीता ने द्वार खटखटाने वाले भूत की केस फाइलें की समीक्षा की थी और उसका चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसने चिल्लाया, इस जगह को छोड़ दो, हर कोई यहाँ से जाओ। अन्य लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा था। जल्दी करो, साइड दरवाजे से बाहर निकलो, सुनीता ने फिर से चिल्लाया। तभी अन्य लोग अपने होश में आए। कई चीखें गूंजी क्योंकि वे घबराकर साइड दरवाजे की ओर भागे। लेकिन जब पहला व्यक्ति साइड दरवाजे की ओर दौड़ा, तो वे एक जोरदार धमाके के साथ एक दीवार से टकरा गए। उनकी नाक से खून भी बहने लगा। जो दरवाज़ा पहले वहां था, वह गायब हो गया था। वहां केवल काई से ढकी एक दीवार थी, जिससे एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। क्या हो रहा है?
सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा और जब उसने देखा कि दरवाज़ा गायब हो गया है तो उसका रंग नाटकीय रूप से बदल गया। उन कांच की खिड़कियों की ओर देखते हुए जो सड़क की ओर थीं, अब वे भी गायब हो गई थीं, उनकी जगह एक अटूट दीवार ने ले ली थी। दुकान के अंदर हॉट पॉट टेबल भी गायब होने लगे। ये बिल्कुल भी हॉट पॉट रेस्तरां नहीं है, सुनीता को यह अचानक एहसास हुआ। धड़ 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 टिल्ड, खटखटाना फिर से शुरू हो गया। धपर टिल्ड, अराजक और चीखती भीड़ के बीच कोई जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, सांस रुकी हुई थी, उनका शरीर ठंडा था। मर गया, सुनीता समझ गई, ये द्वार खटखटाने वाले भूत का मारने का तरीका था। मारने के लिए खटखटाना लगभग असाध्य, जैसा कि फाइलों ने पहले ही समझाया था। कोई अन्य रास्ता नहीं है। उसने दांत पीसे और अपने सिर के पीछे पोनीटेल को खोल दिया। उसके बाल ढीले हो गए और सुनीता द्वारा उसके सामने फैलाए गए। बालों के इसे ढकने के बिना सुनीता के सिर के पीछे एक भयंकर विचित्र चेहरा दिखाई दिया। इस चेहरे पर एक नाक और एक मुंह था। ये पुरुष और महिला दोनों जैसा दिखाई दिया। आंखें बंद थीं, मुंह के कोने ऊपर की ओर एक पीली और अशुभ मुस्कान में घुमावदार थे। भूत मुख सुनीता, इस तरह भूत नियंत्रक की फाइल ने उसे संदर्भित किया। सुनीता ने दरवाजे के बाहर बूढ़े आदमी की ओर अपनी पीठ कर ली और अपने सिर के पीछे उगाए चेहरे को उसकी ओर इशारा किया। गिगगल 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 टिल्ड। अगले पल चेहरे का मुंह फट गया और एक हड्डी को ठंडा करने वाली डरावनी हंसी उत्सर्जित हुई, तेज, अजीब। इसे केवल सुनना ही रीढ़ में सिहरन भेजता था और कोई सहज रूप से जानता था कि यह एक भूत की हंसी थी। ये संभव नहीं था कि यह एक मानव हो। भूत मुख की हंसी हुई। दरवाजे पर खटखटाने की बूढ़े आदमी की कार्रवाई अचानक रुक गई। कठोर सूखा हथेली बीच हवा में निष्क्रिय जम गई। घातक खटखटाना रुक गया था, लेकिन सुनीता का भूत मुख हमेशा के लिए हंसता नहीं रह सकता था। उसके दिल में बुराई भूत के पुनरुद्धार के लिए बेचैनी मचल गई, और बूढ़े आदमी को रोकने के लिए भयंकर भूत की शक्ति पर निर्भरता उसकी पिछली कल्पना से परे थी। जल्दी सुनीता ने महसूस किया कि उसके सिर के पीछे भूत मुख हंसते हुए आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। वह जानती थी कि एक बार जब भूत मुख उसके अपने चेहरे पर आ जाएगा तो यह उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक लेगा। तब तक वह अब इंसान नहीं बल्कि एक भूत होगी। मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकती। सुनीता ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और तुरंत पलट गई। भूत मुख को ढकने के लिए अपने सिर पर अपने बालों को फिर से मिला दिया। हंसी रुक गई, भूत मुख की गति भी थम गई। लेकिन जैसे ही भूत मुख की हंसी बंद हुई, भयानक खटखटाना फिर से शुरू हो गया। धड़ 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 टिल्ड। काले लबादे में बूढ़े आदमी ने, जिसका शरीर लाश के धब्बों से ढका हुआ था, एक बार फिर अपना हाथ उठाया और दरवाजे पर खटखटाया। जैसे सिरहीन मक्खियां, जीवित बचे हुए लोग हर तरफ बिखर गए। एक और धप्पा से जमीन पर गिरा। एक भयंकर भूत मार रहा था। यह इतना आसान था। अपने बगल में 3 लोगों को मरा हुआ देखकर जीवित बचे हुए लोग और भी घबरा गए। चीखें, मदद के लिए रोने की आवाज़ें गूंजती रहीं। अपने होंठों को कसकर दबाते हुए सुनीता ने आखिरकार अपना मन बना लिया और पलटकर चिल्लाया, चिल्लाना बंद करो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। तुम कहीं से भी जा सकते हो। मैं इस भूत को अभी के लिए रोक दूंगी। बोलने के बाद उसने एक बार फिर अपने सिर के पीछे के बालों को अलग कर दिया। क्या यह इसके लायक है? इस तरह जारी रहने पर तुम जल्द ही पुनर्जीवित भयंकर भूत से मर जाओगी, और यहाँ 2 और भूतों के साथ ये जीवित बचे हुए लोग और भी तेजी से मर जाएंगे। हालांकि इस क्षण एक शांत पुरुष आवाज अचानक एक कोने से उठी। कौन? सुनीता चौंक गई और तुरंत पलटकर देखने लगी। दीवार के एक अस्पष्ट कोने में छोटी आस्तीन में एक युवक खड़ा था। उसके माथे पर एक तेज घाव था जिससे एक गहरी लाल आंख उनकी ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। युवक के हाथों में उसने एक गहरी लाल मोमबत्ती पकड़ रखी थी। मोमबत्ती जली हुई थी। यह एक भयानक हरी लौ उत्सर्जित कर रही थी, भूतिया और अपशकुन।